में अपन ने डायरेक्टर चैप्टर शुरू किया था और हमने डायरेक्टर में लास्ट क्लास में अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर वाला प्रोविजन पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पेज नंबर 167 को हम डील कर रहे हैं बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर। अभी क्या पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चार ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, चार ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। याद कीजिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस डायरेक्टर को शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा वो रोटेशनल और जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा वो नॉन रोटेशनल। याद आ रहा, ये हमने बोला था, जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा वो रोटेशनल और जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा वो नॉन रोटेशनल। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्शन नंबर 161, सेक्शन नंबर 161। ठीक है, जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। किसको डील करता है बेटा, एडिशनल डायरेक्टर। सेक्शन नंबर 161 और इसका सबसेक्शन याद रखना है बेटा, सबसेक्शन नंबर 1 किसको डील करता है, एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, अब प्रोविजन ध्यान से सुनना, लॉ मेकर क्या बोल रहा है। सबसे पहला सवाल, अब बोलोगे अमित सर एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर तब अपॉइंट किया जाता है जब कंपनी के पास वर्कलोड ज्यादा है। क्या है बेटा, वर्कलोड ज्यादा है। ठीक है, जो बातें आपको नहीं लगे वो लिखते जाना नोट्स में। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर कब अपॉइंट करते हैं, जब कंपनी के पास क्या है बेटा, वर्कलोड ज्यादा है। आपको ये याद रखना है कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर प्लस एडिशनल डायरेक्टर दोनों मिला के 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर दोनों मिला के 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 15 से ज्यादा हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आपको एक और बात बता दूं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर प्लस एडिशनल डायरेक्टर ये दोनों मिला के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के विद इन होना चाहिए। अगर आर्टिकल के बियॉन्ड जा रहा है तो फिर से क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्यों, क्योंकि आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर दोनों मिला के मैक्सिमम कितना होगा, 15, उससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन अपॉइंट करेगा बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, इसका ऑफिस रहता है टिल नेक्स्ट एजीएम, टिल नेक्स्ट एजीएम। जब भी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आने वाली एजीएम में क्या हो जाएगा बेटा, उसका ऑफिस खत्म हो जाएगा। मैंडेटरी है कि आने वाले एजीएम में उसका ऑफिस क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। अब बहुत ही बारीकी से समझना, मान लो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि मेरे 15 डायरेक्टर होंगे और कंपनी के पास एट प्रेजेंट अभी 10 डायरेक्टर हैं। तो मुझे बताओ एडिशनल डायरेक्टर मैक्सिमम कितना अपॉइंट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 5 और, क्योंकि 5 तक आपके आर्टिकल के लिमिट के बराबर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा और डायरेक्टर की लिमिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो बताओ एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसकी ऑफिस कब तक रहेगी, आने वाली एजीएम तक रहेगा। अब बोलोगे अमित सर एक बात बताओ, क्यों बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, वर्कलोड ज्यादा है, इसी वजह से उनको डायरेक्टर की नीड है। सर वेट कर लेना नेक्स्ट एजीएम तक, बेटा चांस निकल सकता है। फॉर एग्जांपल एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है क्योंकि कंपनी का एक डिसीजन लेना है, कंपनी को मर्जर करना है। मुझे बताओ अगर मर्जर का डिसीजन जल्दी नहीं लिया गया तो हो सकता है वो कंपनी दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। तो उनको काम की नीड है, बहुत ज्यादा नीड है, इसलिए किसको अपॉइंट कर, एडिशनल डायरेक्टर को। ठीक है, अब एक बात समझना बेटा, फुल डिटेल प्रोविजन समझ रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, सोच के आंसर देना। एक कंपनी में ऑलरेडी 11 डायरेक्टर हैं, ठीक है, और एडिशनल डायरेक्टर हमने 2 और अपॉइंट कर दिया, तो टोटल लिमिट कितनी हो गई बेटा, 13। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जिस डायरेक्टर को यानी एडिशनल डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या ये एडिशनल डायरेक्टर 2/3 की लिमिट में काउंट किया जाएगा। लॉ मेकर ने बोला नो।
2/3 की लिमिट में इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आज एक लिस्ट बनवाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको 2/3 के लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। 2/3 के लिमिट का मतलब क्या होता है? रोटेशनल। 2/3 के लिमिट का मतलब क्या होता है बेटा? रोटेशनल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको अपॉइंट कर रहा है वो तो नॉन रोटेशनल है ना, समझ में आ रहा? क्योंकि रोटेशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। ठीक है, चलो सोच के आंसर देना। आप मुझे बताओ, डायरेक्टर को जब भी अपॉइंट करते हैं कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? DIR-2 में उसकी एक्सेप्टेंस लेते हैं, और कंपनी DIR-12 में किसको बता देती है? ROC को। ठीक है, सुनना, मान लो 1 मई 2022 को एडिशनल डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट किया गया। तो जब अपॉइंट किया गया तो ये दोनों फॉर्म लगे होंगे बेटा, DIR-2 और DIR-12 लगे होंगे। DIR-2 में इसका कंसेंट लिया गया होगा, और DIR-12 में ये बात ROC को बता दी गई है 30 डेज के अंदर में। अब सुनना, 1 मई 2022 को अपॉइंट हुआ, मुझे बताओ इसकी ऑफिस कब तक रहेगी? आने वाली एजीएम कब होता है? 30 सितंबर 2022 को। ठीक है, अब इस एजीएम में इस एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस क्या हो जाएगा? वेकेट हो जाएगा। ऑफिस क्या हो जाएगा बेटा? वेकेट हो जाएगा। ठीक है, सुनना, हुआ क्या, 1 मई को इसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, और 1 जुलाई को इसको एमडी बना दिया गया। क्या बना दिया गया बेटा? एमडी बना दिया गया। एमडी का ऑफिस याद रखना 5 सालों के लिए होता है। एमडी का ऑफिस कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए। तो जब ये अपॉइंट हुआ वहां से 5 साल। अब सुनना सर, जब इसको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया तो DIR-12 फाइल किया गया। जब इसको एमडी बनाया गया, क्या उस टाइम भी DIR-12 फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस। क्यों यस बेटा? अभी तक ROC को क्या पता था कि ये जो बंदा है जिसको तुमने क्या अपॉइंट किया? एडिशनल डायरेक्टर। इसको तुमने क्या अपॉइंट किया है? एडिशनल डायरेक्टर। अब ये कंपनी का क्या बन चुका है? एमडी। अब ये कंपनी का क्या बन चुका है? एमडी। तो बताना पड़ेगा ना कि भैया वो कंपनी का क्या बन चुका है? एमडी बन चुका है। ध्यान से याद रखना, जब भी किसी भी पर्सन को एमडी अपॉइंट किया जाता है, याद आ रहा आपको, हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 117, ROC के पास रजिस्टर करवाना पाता है तो MGT 14 लगता है। तो याद रखना, एमडी अपॉइंट क्या लग जाएगा यहाँ पे? MGT 14 लग जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से, सर हुआ क्या, जब एजीएम हुआ 30 तारीख को, और मान लो इसके डायरेक्टर का पोस्ट खत्म, तो बताओ क्या एमडी का पोस्ट कंटिन्यू रहेगा? लॉ मेकर ने बोला नो, क्योंकि एमडी वही बन सकता है जो कंपनी का डायरेक्टर होगा। अब मुझे बताओ, इसका तो डायरेक्टरशिप खत्म ना, तो एमडी का पोस्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। याद रहेगा, क्योंकि जब मैं एमडी का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है अ डायरेक्टर कैन बिकम द एमडी, लेकिन जब मैनेजर का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा वहां पे लिखा हुआ है एनीबॉडी कैन बिकम द मैनेजर। समझा? तो एमडी बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? डायरेक्टर। चलो अब आपसे एक सवाल है, आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि भैया मुझे आरिका को एमडी बनाना है, कोई तरीका है क्या? और आरिका मेरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं है, बताओ उसको एमडी कैसे बनाऊं? तो क्या सजेशन क्या दोगे उनको? कैसे? सही बोल रहे हो लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा। बोलो बोलो, कुछ बोला किसी ने तो कुछ बोला। एडिशनल डायरेक्टर। आप क्या बोलोगे सर, टेंशन क्यों ले रहे हो? आरिका को सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 1 का यूज करो, उसको एडिशनल बना दो और फिर क्या बना देना? एमडी बना देना। लेकिन एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस तो ध्यान से, अभी तक वहां तक मैं गया नहीं, बताता हूं। अब साक्षी क्या बोल रहे सर, उसमें तो दर्द है ना एक। आपने भी क्या बोला कि एमडी जो होता है वो वही होगा जो डायरेक्टर होगा, और एमडी 5 साल के लिए होगा। अब आरिका को मान लो अपन ने डायरेक्टर बनाने के बाद, एडी बनाने के बाद एमडी बना दिया, उसकी ऑफिस तो यहाँ पे वेकेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसका एमडी का ऑफिस भी गया। लेकिन ध्यान से, अगर मान लो 30 सितंबर को एजीएम हुआ, उसमें एडिशनल डायरेक्टर को शेयर होल्डर ने री रेगुलाइज कर दिया। क्या कर दिया बेटा? री रेगुलाइज कर दिया। शेयर होल्डर ने क्या बोला कि नहीं ये जो डायरेक्टर है इसने हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिलाया है, इसलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर री रेगुलाइज हो गया, मतलब आरिका अगर री रेगुलाइज हो गई, तो इसका एमडी का ऑफिस क्या हो जाएगा बेटा? कंटिन्यू। अब ध्यान से सोच के आंसर देना बेटा। आरिका 1 जुलाई 2022 को एमडी बनी, यहां से 5 साल, 1 जुलाई 2027 करेक्ट है। अब ध्यान से, 30 सितंबर को इसको री रेगुलाइज किया गया और 1 अगस्त को इसकी अपॉइंटमेंट हो गई, दोबारा हो गई। अब मुझे बताओ 5 साल जो काउंट किया जाएगा एमडी का, वो यहां से या यहां से? 5 साल कहां से काउंट किया जाएगा, यहां से या यहां से?
लॉ मेकर ने बोला जब पहली बार इसको एमडी बनाया गया था। ऐसे तो फिर चेना जल्दी है ना। हाँ, समझ में आ रहा, जो पहली बार उसको एमडी बनाया गया था। ठीक है, अब सोच के आंसर देना। अगर शेयर होल्डर आरिका को री रेगुलाइज कर रहा है तो बताओ क्या अगेन DIR 12 जाएगा और DIR 2 होगा? यस क्यों? क्योंकि बेटा आरिका को भी पता है कि मैं अगर एडिशनल बनी हूं तो आने वाले एजीएम में मैं जाऊंगी, और अगर शेयर होल्डर ने कंफर्म कर दिया फिर से मुझसे पूछा जाएगा क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो DIR 2 भी होगा और DIR 12 भी होगा। सिंपल ऐसे याद रखो, जितनी बार डायरेक्टर के साथ छेड़खानी करोगे उतनी बार डायरेक्टर की बातों को बताने के लिए आरओसी को क्या फाइल करना पड़ेगा? DIR 12। कौन फाइल करेगा? कंपनी। याद रहेगा। अब मुझे बताओ आरिका जा रही है तो क्या DIR 12 जाएगा? हाँ, क्योंकि आरओसी को बताना पड़ेगा ना सर आरिका गई। एक बात मुझे बताओ, जब डायरेक्टर अपॉइंट किया तो आरओसी को बताया, भाई जब वो जा रहा है तब भी तो बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं, इतनी बातें समझ में आ गई? याद रहेगा? चलो अब एक बात सुनो, मान लो कंपनी के 12 डायरेक्टर हैं, तो मुझे बताओ 12 का 2/3 क्या होगा? 12 का 2/3 क्या होगा? रोटेशनल। तो कितना आ जाएगा बेटा? 8 रोटेशनल डायरेक्टर और 4 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। इतनी बातें समझ में आ गई? 8 रोटेशनल और 4 नॉन रोटेशनल। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर 2 एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया तो मुझे बताओ ये हमारा 12 डायरेक्टर है, 2 को हमने अपॉइंट किया, टोटल कितने हो गए? 14। अब मुझे बताओ पहले नॉन रोटेशनल कितने थे? 4। अभी जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो वो भी क्या होगा? नॉन रोटेशनल। तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 6 और ये 8। चलेगा ऐसा इक्वेशन? नहीं, आपको पहले इको नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि लॉ क्या बोलता है? टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 क्या होगा? रोटेशनल। क्या ये टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 है? नहीं है ना। इसीलिए लॉ मेकर क्या बोलता है कि जब 2/3 की लिमिट निकालोगे तो एडिशनल डायरेक्टर को काउंट मत करना। यानी अभी तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं? 14। इसमें से 2 माइनस कर दो, एडिशनल डायरेक्टर कितने बचे? 12। इसका 2/3 निकालना है। तो बेसिकली 12 का ही निकालना है ना। हाँ, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो ये आपको एग्जाम में याद ये रखना है, एडिशनल डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 2/3। अभी इसके लिस्ट बढ़ाता जाऊंगा। अभी पहला बताया, आपसे मैं पूछूंगा कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर है जो 2/3 के लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, पहला कौन सा डायरेक्टर है? एडिशनल। आगे मैं 4 और बताने वाला हूं, उसका लिस्ट बनाते जाना। पहला ऐसा डायरेक्टर है जो 2/3 की लिमिट में बेटा काउंट नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो अब इस प्रोविजन को सम अप करते, ध्यान सुनना। बताओ डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब अपॉइंट करेगा? जब उनको वर्कलोड ज्यादा है तो वो किसको अपॉइंट कर लेगा? एडिशनल डायरेक्टर को। करेक्ट है। एडिशनल डायरेक्टर कैसा डायरेक्टर कहलाएगा? रोटेशनल या नॉन रोटेशनल? नॉन रोटेशनल। क्यों? क्योंकि इसको किसने अपॉइंट किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। करेक्ट है। अच्छा बताओ एडिशनल डायरेक्टर को जब अपॉइंट करेगा, एग्जिस्टिंग प्लस एडिशनल दोनों मिला के मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15। और अगर 15 से ज्यादा कर रहे हो तो SR। दूसरी बात, एडिशनल प्लस एग्जिस्टिंग दोनों मिला के आर्टिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आर्टिकल से ज्यादा होगा तो आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा। अगेन क्या लगेगा? SR। अच्छा बताओ एडिशनल डायरेक्टर की ऑफिस कब तक रहती है? आने वाले एजीएम तक। एजीएम में उसको क्या करना पड़ेगा? ऑफिस खाली करना पड़ेगा। क्या हम जब एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो क्या हम उससे DIR 2 लेंगे? यस। क्या हम उसकी बातें आरओसी को बताएंगे? किस फॉर्म में? DIR 12 में। जब एडिशनल डायरेक्टर को मीटिंग में हटाया गया तो क्या DIR 12 फाइल करेंगे? यस। क्या एडिशनल डायरेक्टर को हम MD बना सकते हैं? लॉ मेकर ने बोला यस। लेकिन जब मीटिंग में उसका ऑफिस वेकेट होगा तो उसका MD का ऑफिस भी क्या हो जाएगा बेटा? वेकेट हो जाएगा। उसका MD का ऑफिस भी क्या हो जाएगा? वेकेट हो जाएगा। अब उसका MD का ऑफिस अगर वेकेट हो गया तो ऑफिस खत्म होने के बाद क्या होगा बेटा? कंटिन्यू दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसको मीटिंग में री रेगुलाइज कर दिया गया तो क्या होगा? MD का ऑफिस कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन MD का ऑफिस पूरा 5 साल फ्रॉम द फर्स्ट अपॉइंटमेंट से ही काउंट किया जाएगा। जब उसको हम री रेगुलाइज कर रहे हैं तो क्या अगेन DIR 12 फाइल करना है? यस, अगेन आपको DIR 12 फाइल करना है। इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं? पक्का? तो ये बेटा खत्म हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। याद रहेगा। सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 1 किसको डील करता है बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। 161 सबसेक्शन
सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 1 किसको डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। क्लियर हो गया? सारी बातें याद रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बेटा। अब आते हैं 161 सबसेक्शन नंबर 2। 161 सबसेक्शन नंबर 2 जो किसको डील करता है बेटा? ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। किसको डील करता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, सुनो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी अपॉइंट करने का राइट किसके पास है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले समझो कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्यों अपॉइंट होता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्यों अपॉइंट होता है, सुनना। कंपनी का कोई भी डायरेक्टर अगर मोर देन 3 मंथ्स 3 महीने से ज्यादा के लिए इंडिया से बाहर रहता है, 3 महीने से ज्यादा के लिए वो कहां जा रहा है बेटा? इंडिया से बाहर जा रहा है, तो कंपनी क्या अपॉइंट करेगी? एडिशनल डायरेक्टर, सॉरी ऑल्टरनेट डायरेक्टर। क्या अपॉइंट करेगी बेटा? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के लिए कहां जा रहा है बेटा? बाहर जा रहा है, तो क्या अपॉइंट करेगा? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सवाल उठा कि सर ये 3 महीना ही क्यों, 4 महीना क्यों नहीं, 5 महीना क्यों नहीं, 6 महीना क्यों नहीं? वो रेसिडेंट का वो क्राइटेरिया होता है ना 182 डेज का। नालायक, 182 डेज का मतलब बेटा 6 महीना होता है, नॉट 3 महीना। 90 डेज या तो आउट ऑफ इंडिया रहा तो कुछ ऐसा ही कुछ कंडीशन है। ये कब आया भाई? फिर सर ने लिखा है अमेंडमेंट। ध्यान से सुनो बेटा, या तो आज या तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में लिखा हुआ है कि कंपनी के 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग कंपनी हर एक 3 महीने में क्या करती है बेटा? बोर्ड मीटिंग करती है, क्योंकि एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, तो 3-3 महीने पे करना होगा ना। तो मान लो आने वाले बोर्ड मीटिंग में अगर कंपनी को जरूरत है तो वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऑल्टरनेट डायरेक्टर आने वाले बोर्ड मीटिंग में अगर कंपनी को जरूरत है तो वो क्या अपॉइंट करेगा बेटा? ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। मैंने क्या बोला कि कंपनी किसको अपॉइंट करेगी बेटा? ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। ठीक है, मान लो साक्षी किसी कंपनी की डायरेक्टर है, ठीक है, ये 3 महीने के लिए बेटा जा रही है राजस्थान। 3 महीने के लिए कहां जा रही है? राजस्थान। और इसकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है कहां पे? मुंबई में। ये 3 महीने के लिए राजस्थान जा रही है। मुझे बताओ, क्या इसकी जगह पे कंपनी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी? नहीं। क्यों? सर आउट ऑफ इंडिया चाहिए, और ये कहां जा रही है? राजस्थान में। कहां जा रही है ये? राजस्थान में। चलो ध्यान से आप सोच के आंसर देना। कंपनी किसी साक्षी किसी कंपनी की डायरेक्टर है, ये 3 महीने के लिए यूएसए जा रही है, 3.5 मंथ्स के लिए साक्षी। तो मुझे बताओ, क्या अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है? हाँ, लेकिन ये भी रिकमेंडेटरी है। अगर बोर्ड को लगता है कि यस साक्षी की कमी हमें खलेगी आने वाली बोर्ड मीटिंग में, तो ठीक है अपॉइंट करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? साक्षी की कमी, अगर उनको लगता है कि साक्षी की कमी का हमें एहसास होगा कि साक्षी अगर होती तो ये डिसीजन अच्छे से हो जाता, अगर उसकी कमी का रियलाइजेशन है बोर्ड को, तो बोर्ड क्या अपॉइंट कर लेगा? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। क्या अपॉइंट कर लेगा? हाँ, मैंडेटरी नहीं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। चल क्लियर है? अब देखो अपना दिमाग आप लोग कितना चलाते हो, जल्दी बताओ। ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो होगा वो रोटेशनल कहलाएगा या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर? नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। क्यों दिल तोड़ देते हो नालायक को? इतने शिद्दत से मैं पूछता हूं, क्या बोलूं मैं अब? नॉन रोटेशनल। ओ भैया, एडिशनल ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का डेजिग्नेशन मेन डायरेक्टर के डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है। साक्षी रोटेशनल है तो ऑल्टरनेट भी रोटेशनल, अगर साक्षी नॉन रोटेशनल थी तो ऑल्टरनेट भी नॉन रोटेशनल। सर अभी सपोज ऐसा एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछते हैं, वापस रिपीट करो। हाँ, रीजन जस्टिफाइबल यही देना पड़ेगा ना कि इफ द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मेन डायरेक्टर वाज इन रोटेशन देन द ऑल्टरनेट डायरेक्टर वुड बी अपॉइंटेड। हाँ, यही देना पड़ेगा। ओ समझ में आ रहा? तो आप ध्यान से याद रखना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कभी नहीं बोल सकते नॉन रोटेशनल। उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, उसको आप कभी ये नहीं बोल सकते नॉन रोटेशनल। उसका डायरेक्टरशिप डिपेंड करता है मेन डायरेक्टर कैसा था। अगर मेन रोटेशनल था तो ऑल्टरनेट भी रोटेशनल, मेन नॉन रोटेशनल था तो ऑल्टरनेट भी नॉन रोटेशनल। करेक्ट है? अब दूसरा सवाल, अब दिल मत तोड़ना।
क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर को 2/3 की लिमिट में काउंट किया जाएगा? यस, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को 2/3 की लिमिट में काउंट किया जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला सर, वो तो डिपेंड करता है मेन डायरेक्टर के डेजिग्नेशन के ऊपर कि उसका डेजिग्नेशन क्या रहेगा। तो अगर जो मेन डायरेक्टर अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो फिर वो भी नहीं होगा। करेक्ट। आ रही है बातें समझ में? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब ध्यान से ये समझते हैं सर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अच्छा मुझे बताओ, कंपनी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है, क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर से DIR 2 लेगी? ऑब्वियसली सी बात है। क्या ये बात ROC को बताएगा? कौन से फॉर्म में? DIR 12 में। ठीक है, अब सवाल, सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस कब तक रहेगा? मेन डायरेक्टर जैसे ही इंडिया में आया बेटा इसका ऑफिस खत्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया में आया? चलो एग्जांपल समझते हैं। मान लो साक्षी जो है वो आउटसाइड इंडिया गई 3-4 महीने के लिए, करेक्ट है। साक्षी की जगह पे आरिका को अपॉइंट किया गया था। साक्षी की जगह पे किसको अपॉइंट किया गया था? आरिका को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, एज ए ऑल्टरनेट डायरेक्टर। लेकिन आरिका को एक दुख था, पता है क्या दुख था? कि साक्षी जो थी ना वो एडिशनल डायरेक्टर, साक्षी जो थी ना वो बेटा रोटेशनल डायरेक्टर थी और इसको रोटेशनल की जगह पे अपॉइंट किया गया है, करेक्ट है। हुआ क्या, मान लेते हैं कृष्णा सर की मैरिज थी, ठीक है, सबको इनवाइट किया। ओ बेटा ध्यान, इधर सुन लो, कृष्णा सर की मैरिज थी, सबको इनवाइट किया, ठीक है, उसमें साक्षी को भी इनवाइट किया। किसको इनवाइट किया? साक्षी को भी इनवाइट किया, साक्षी को भी इनवाइट किया। अब साक्षी ने क्या बोला? नहीं, उनके मैरिज तो मुझे जाना ही जाना है। तो एक्चुअली आरिका भी आई सर के शादी में, ठीक है, और साक्षी भी आई। आरिका ने देख लिया कि साक्षी आई हुई है, बट साक्षी नहीं देखी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बात मुझे बताओ, क्या ऑफिस वेकेट माना जाएगा? साक्षी आ गई, ठीक है, साक्षी भी थी शादी में, कृष्णा सर की शादी थी, साक्षी भी थी और आरिका भी थी। तो मैं बोल रहा हूं कि साक्षी ने इंडिया में कदम रखा, ठीक है, और आरिका ने देख लिया, लेकिन अभी तक साक्षी ने कंपनी को रिपोर्ट नहीं किया है, वो शादी अटेंड करके फिर चली जाएगी। क्या मुझे बताओ, आरिका को ऑफिस वेकेट माना जाएगा? आंसर इज नो। आरिका को ऑफिस तब वेकेट माना जाएगा जब साक्षी रिपोर्ट कर देगी कि मैं कंपनी में आ चुकी हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सोच के आंसर देना। नहीं, सिर्फ इंटीमेशन। हाँ, अब ध्यान से, मान लो साक्षी ने रिपोर्ट कर दिया कंपनी को कि मैं आ चुकी हूं, दिल टूट गया किसका बेटा? आरिका का। लेकिन नेक्स्ट डे ही बोर्ड मीटिंग थी। नेक्स्ट डे क्या थी? बोर्ड मीटिंग थी। अब कहीं से साक्षी को ये टिप मिला कि भाई सॉरी आरिका को टिप मिला कि साक्षी नहीं आ रही है, ठीक है, ये पहुंच गई बोर्ड मीटिंग में, चलेगा? आंसर इज नो, नहीं चलेगा। आंसर इज नो, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई वो आ गई इंडिया में, उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करे या ना करे, कंपनी आए या ना आए, उसकी सरदर्दी है भाई। तुम्हारा ऑफिस वेकेटेड है। तुम्हारा ऑफिस क्या है? आपने क्या बोला कि अगर उसको कंपनी को मतलब बताना, इंटीमेशन देना पड़ेगा तो आ गई है, बट मैंने ये बोला कि भैया उसने कंपनी को इंटीमेट दे दिया कि मैं आ चुकी हूँ। अगले दिन ही बोर्ड मीटिंग होने वाली थी, उस बोर्ड मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं हुई, तो आरिका चली गई बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये हो सकता है क्या? बोला ना, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही आपने इंडिया में कदम रखा, कंपनी को इंटीमेट कर दिया आपकी ऑफिस क्या है बेटा? वेकेट। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, चाहे मेन डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करे या ना करे। क्लियर है? चलो अब सोच के, हाँ, ऑल्टरनेट डायरेक्टर रोटेशनल पे जाएगा, रोटेशनल बेसिस पे। ऐसा कब बोला मैंने? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। नहीं, उस बात पे भी नहीं आते, वहां पे जब मैं आऊंगा तब बताता हूँ। चलो अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, आरिका किसकी जगह पे डायरेक्टर बनी है बेटा? साक्षी। साक्षी का स्टेटस कैसा है? रोटेशनल डायरेक्टर। तो आरिका भी क्या कहलाएगी? रोटेशनल। जब इसको अपॉइंट किया गया बच्ची मायूस थी। क्यों मायूस थी? क्योंकि बेटा अपन क्या बने हुए हैं? क्या बने हुए हैं? रोटेशनल, ठीक है। लेकिन हुआ क्या भाई, एजीएम तक साक्षी नहीं आई, ठीक है। अब आरिका के चेहरे पे थोड़ा स्माइल आया। पता है क्यों स्माइल आया? क्योंकि बेटा साक्षी क्या थी? रोटेशनल थी, और इस बार मीटिंग में इसी का टर्म है जाने का। इसी का क्या है बेटा? टर्म है जाने का। मीटिंग शुरू हुआ। मीटिंग जब शुरू हुआ तो बेटा मीटिंग के एंड तक क्या नहीं लिया गया? डिसीजन नहीं लिया गया। मीटिंग के एंड मतलब साक्षी निकली
और मीटिंग के एंड तक डिसीजन नहीं लिया गया कि हमें डायरेक्टर कम करना है और उसके जगह पे किसी और को, मतलब आपका रोटेशनल था ना, तो आपका ऑफिस गया, आप रिटायर कर गए, आप यहाँ पे हो नहीं, ये सारा काम किसके प्रेजेंस में हो रहा है? आरिका के प्रेजेंस में। हुआ क्या, मीटिंग के मतलब मीटिंग शुरू हुआ, साक्षी बाहर रिटायर कर गई। अब मीटिंग के एंड तक कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ और ना ही कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि हम डायरेक्टर कम भी नहीं करना चाहते, तो मीटिंग क्या हो जाएगा? adjourn इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम सेम प्लेस। अब मुझे बताओ, जब 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 ध्यान से सुनो, जब हुआ क्या, मीटिंग में डायरेक्टर नया अपॉइंट नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही डायरेक्टर की लिमिट को कम किया गया, तो आरिका के खुशी का ठिकाना बेटा थोड़ा डबल हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आरिका क्या हो गई बेटा? ज्यादा हैप्पी हो गई। अभी ठीक है, आरिका क्या हो गई बेटा? ज्यादा हैप्पी हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब आरिका ज्यादा हैप्पी हो गई तो अब बेटा मीटिंग क्या हुआ? अर्जन हुआ, ठीक है। जब अर्जन हुआ मीटिंग, तो अर्जन मीटिंग में भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ और ना ही डायरेक्टर की लिमिट को कम किया गया। अब इसके खुशी का तो बेटा ठिकाना ही नहीं रहा, अब इसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आरिका बेटा पूरी तरीके से क्या हो गई? हैप्पी हो गई कि अब अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? ध्यान से सुनो, अब अपॉइंटमेंट किसका हुआ है बेटा? आरिका, मतलब साक्षी तो थी नहीं, साक्षी की जगह पे कौन थी? आरिका थी। अब आरिका को ऐसे लगने लगा कि अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? आरिका का, बट ऐसा हुआ है क्या? नहीं बेटा, अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? साक्षी का। क्यों? क्योंकि आरिका कौन सी डायरेक्टर थी? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो अपॉइंटमेंट किसका हुआ बेटा? साक्षी का। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? हाँ, ओ भाई, मेन डायरेक्टर वो है और ऑल्टरनेट डायरेक्टर ये है। बार बार बोल रहा हूँ कि भाई साक्षी का रिटायरमेंट हुआ, साक्षी की जगह पे आरिका को अपॉइंट किया गया। हाँ बोलो। हाँ बेटा ध्यान से, ओ बेटा ध्यान से इधर। ओ सुनो सुनो सुनो, अब साक्षी इसको दिल पे मत लेना, जस्ट एक एग्जांपल है। मान लो बेटा साक्षी आउटसाइड इंडिया गई, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से आ रही थी, प्लेन क्रैश कर गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बेटा प्लेन क्रैश कर गया, साक्षी बेटा एक्सपायर कर गई, अब क्या होगा? मिस्टर ए भी बोल देते। नहीं, ध्यान से बेटा, साक्षी एक्सपायर कर गई, अब बताओ अब क्या होगा? अब जो रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या वो आरिका का होगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। बेटा साक्षी गई, अब उसकी जगह पे कंपनी को दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। और मान लो आरिका की हरकतें बहुत अच्छी रही, उस टाइम में इसने कंपनी को प्रॉफिटेबल में पहुंचाया, तो ठीक है, हम इसको अपॉइंट कर देंगे। आई बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया? चलो जल्दी से बताओ, जब ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो क्या DIR 12 लगेगा? हाँ सर लगेगा। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है? जब तक कि दूसरा डायरेक्टर, जो मेन डायरेक्टर है, वो इंडिया आना जाए। आने के बाद रिपोर्ट करना है। अच्छा, रिपोर्ट करने के बाद वो मीटिंग अटेंड करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस क्या माना जाएगा? वेकेट। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेन डायरेक्टर मीटिंग तक नहीं आया, AGM तक नहीं आया और वो रोटेशनल था, उसका अगर उसके एब्सेंस में अगर वो रिटायर होता है और रीअपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंटमेंट किसकी मानी जाएगी? ऑल्टरनेट की या मेन की? मेन डायरेक्टर की क्या मानी जाएगी? अपॉइंटमेंट मानी जाएगी। सर एक डाउट है, अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपना कोई प्रॉक्सी भेज देगा तो? ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपना प्रॉक्सी भेज सकता है ऑलरेडी किसी का। ओ बेटा, हम जनरल मीटिंग नहीं खेल रहे हैं जो प्रॉक्सी भेजेगा, अपन बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इधर आपने क्या लिखा? ऑल्टरनेट क्या? अच्छा, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉक्सी। ये फिर क्या लिखा आपने? एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव और अ प्रॉक्सी। ओ भैया, ओरिजिनल डायरेक्टर का वो रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है, एजेंट थोड़ी है, प्रॉक्सी थोड़ी है। वो बातें समझ में आ रही है? अच्छा ध्यान से, साक्षी की जगह पे 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कंपनी को नीड है, साक्षी की जगह पे 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं।
Only one. एक 1 के लिए 1 ही होगा बेटा, 2 अपॉइंट नहीं किया सकता। तुझे ज्यादा जरूरत है तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, ज्यादा जरूरत है तो किसको अपॉइंट कर लो, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो। कोई डाउट? चलिए ये खत्म हो गया बेटा आपका कौन सा डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, करेक्ट है। चलिए अब सीधा हम सबसेक्शन 4 पे जा रहे हैं बेटा, सबसेक्शन 3 अभी नहीं करवा रहा, सीधा सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 डील करता है बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। शांत बेटा, शांति से सुनो। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, सेक्शन 161 सबसेक्शन नंबर 4, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है डायरेक्टर मान लो अचानक मर गया, डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया, डायरेक्टर पागल हो गया, फिजिकल कैपेबल नहीं है वो बेटा मीटिंग अटेंड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, अचानक से क्या हो चुका है, कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अगर कंपनी में कैजुअल वैकेंसी हुआ है, कंपनी में क्या हुआ है बेटा, कैजुअल वैकेंसी हुआ है, तो इस वैकेंसी को फिल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब? जिस जगह पे कैजुअल वैकेंसी हुआ है वो जो डायरेक्टर था वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होना चाहिए। समझाता हूं, मैंने क्या बोला कि कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन तभी लगेगा जब जिस डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी जिस जो गया है उसकी अपॉइंटमेंट कहां हुई थी, जनरल मीटिंग में। फॉर एग्जांपल साक्षी को जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया, ठीक है, अब साक्षी कंपनी छोड़ रही है, कैजुअल वैकेंसी हो गया तो उसकी जगह पे बेटा कंपनी क्या कर सकती है, एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। उसकी जगह पे कंपनी किसको अपॉइंट कर सकती है, एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। अच्छा, उसका ऑफिस कब तक रहेगा, कैजुअल वैकेंसी पे जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा उसका ऑफिस कब तक रहेगा, सेम आने वाली जनरल मीटिंग तक, आने वाली जनरल मीटिंग तक। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला, कैजुअल वैकेंसी पे डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा कैजुअल वैकेंसी जहां पे हुई है उस डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया था, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया था। अगर उस डायरेक्टर की जगह पे वैकेंसी हुई है तो कैजुअल वैकेंसी पे डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी पे डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ध्यान से, हाँ, उसका भी टर्म कहां तक रहेगा बेटा, आने वाली एजीएम तक, करेक्ट है। अब एक बात समझना, सर मान लो 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, साक्षी ने डायरेक्टर से रिजाइन कर दिया, ठीक है, उसकी जगह पे 17 जुलाई 2022 को रितु को अपॉइंट किया गया। क्या अपॉइंट किया गया, एज अ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। अच्छा, साक्षी की अपॉइंटमेंट हुई थी जनरल मीटिंग में, ठीक है। अब यहां पे रितु को किसने अपॉइंट किया, बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया कैजुअल वैकेंसी पे। अच्छा, रितु को भी मन नहीं लग रहा था काम करने में, ठीक है, तो 18 अगस्त 2022 को रितु ने भी रिजाइन कर दिया। अब अगेन क्या हो गया बेटा, कैजुअल वैकेंसी। बताओ इस वैकेंसी को कैसे फिल किया जाए, क्या दोबारा से कैजुअल वैकेंसी कर दे, कर सकते हैं ना सर, दोबारा से वहां पे क्या कर सकते हैं, किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी पे डायरेक्टर का ऑफिस कब तक रहेगा, मेन डायरेक्टर का ऑफिस जब तक बचा हुआ था, जीएम तक नहीं, एजीएम तक नहीं, अभी हमने पढ़ा था ना, एजीएम तक नहीं, मेन डायरेक्टर का ऑफिस टर्म कितना बचा है, मान लो साक्षी का टर्म बचा हुआ है 2 साल और ये 1 साल में ही निकल गई, तो उसका कितना रहेगा, 1 साल। अभी पहले मुझे बोलने दो, अभी बीच में नहीं। मैंने क्या बोला भाई, रितु को अपॉइंट किया गया बोर्ड मीटिंग में, अब रितु भी रिजाइन करके चलेगी, क्या दोबारा से कैजुअल वैकेंसी फिल किया जा सकता है, हाँ ना? कितने बच्चे हाँ में हो और कितने बच्चे ना में? ध्यान से बेटा, कैजुअल वैकेंसी अब नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रितु को अपॉइंट किया गया था बोर्ड मीटिंग में, और जब हमने क्या बोला, कैजुअल वैकेंसी कब होता है, जब अपॉइंट किया गया हो जनरल मीटिंग में, करेक्ट है। चलिए, आपकी सैलरी का सवाल है बेटा, मान लो तुम किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो,
तुम्हारे कंपनी में से एक डायरेक्टर गया, तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, एक डायरेक्टर गया, आपने सजेशन दिया सर कैजुअल वैकेंसी पे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, वो भी नालायक छोड़ के चला गया। अब बताओ कंपनी आपसे दोबारा सजेशन मांग रही है, बेटा क्या करूं, अपन को डायरेक्टर की जरूरत है। शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने के लिए टाइम है बेटा, एजीएम सितंबर में होने वाला है और अभी जुलाई ही चल रहा है। करेक्ट, क्या अपॉइंट कर लो भाई, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। सर टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या अपॉइंट कर लो, एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, अभी दिल दुखेगा। जरा 161 सबसेक्शन 4 में देखो क्या लिखा हुआ, सबसे लास्ट वाला लाइन डार्क में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट द प्रोविजन ऑफ 161 सबसेक्शन 4 डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। अब मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी हुआ, हमने वैकेंसी को फिल किया, दोबारा कैजुअल वैकेंसी, अब क्या करूं, नहीं वेट करोगे, ऑल्टर करके कम मेंबर्स ही कम। अब क्या करूं, अब उसमें एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लूं। पर आपने ओ बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सर कैजुअल वैकेंसी यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा, तो हमने जो कैजुअल वैकेंसी पे डायरेक्टर अपॉइंट किया वो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही रास्ता बचता है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। ठीक है, ध्यान से सोच के आंसर देना। चलो वो बात रेजिग्नेशन वाले में बताऊंगा, यहां तक समझ में आ गया पक्का। अच्छा बताओ, कैजुअल वैकेंसी पे जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ वो रोटेशनल या नॉन रोटेशनल, जो कैजुअल वैकेंसी पे डायरेक्टर अपॉइंट हुआ वो रोटेशनल या नॉन रोटेशनल, करेक्ट, जो मेन का ऑफिस होगा वही, मेन अगर रोटेशनल तो ये भी रोटेशनल, मेन अगर नॉन रोटेशनल तो ये भी नॉन रोटेशनल। आ रही है बातें समझ में पक्का। तो देखो अभी तक हमने 3 डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट सीखी, कौन से 3 डायरेक्टर, एडिशनल, ऑल्टरनेट और कैजुअल वैकेंसी, उसमें से एक ही डायरेक्टर ऐसा है एडिशनल जो 2/3 के लिमिट में काउंट नहीं होगा, बाकी एडिशनल डायरेक्टर सॉरी ऑल्टरनेट डायरेक्टर और डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी 2/3 के लिमिट में काउंट होगा। सारा आंटी का नंबर है नहीं काम वाली जाती है बोलो ना। हाँ चलो बेटा, तो अपन कहाँ डील कर रहे थे, कैजुअल वैकेंसी, 3 डायरेक्टर पढ़ लिया, कौन कौन से, एडिशनल, ऑल्टरनेट और डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। लास्ट पढ़ रहे बेटा 161 सबसेक्शन नंबर 3। ओ नलायक शांत, नहीं एक ही की आवाज आती है। 161 सबसेक्शन नंबर 3 बेटा ये डील करता है नॉमिनी डायरेक्टर को, किसको डील करता है, नॉमिनी। अब बोलोगे अमित सर पहले ये बताओ ये नॉमिनी होता कौन है। ठीक है देखो बेटा, इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, subject to the article of a company the board of director may appoint any person as a director nominated by any institution in pursuance of the provision of any law for the time being in force or any agreement or by the central government or the state government। ध्यान सुनो, अगर आर्टिकल में प्रोविजन लिखा हुआ है कि नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है तो ही नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा नॉमिनी डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, बैंक अपॉइंट कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, जिसको भी जरूरत पड़ेगा वो अपॉइंट कर लेगा। सर किस बात की जरूरत, समझाता हूं। मान लेते हैं रिलायंस कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया 2000 करोड़ का, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक को रिलायंस कंपनी ने यह बताया कि 2000 करोड़ रुपीस का हम इस्तेमाल कहां करने वाले हैं, बता दिया, ठीक है। लेकिन एचडीएफसी बैंक को बेटा भरोसा नहीं है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल वहां पे करेगा या नहीं, तो एचडीएफसी बैंक अपनी तसल्ली के लिए कंपनी के बोर्ड पे एक बंदे को भेज देता है। उसी बंदे को क्या बोलते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर। एक बात मुझे बताओ, किसने भेजा नॉमिनी डायरेक्टर को, बैंक ने ना। तो क्या उस डायरेक्टर के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, लॉ मेकर ने बोला हाँ। 1956 के लॉ में यह लिखा हुआ था कि जब नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, बिट्स एंड पीसेस में लगेगा। आज के दिन क्या है, पूरा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा वो अपॉइंट। अब मुझे बताओ नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसल्ट लेनी पड़ेगी, तभी तो नॉमिनी डायरेक्टर क्या कहलाएगा, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर।
नॉमिनी डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनसीएलटी अपॉइंट कर रहा है। तो क्या कहलाएगा बेटा? ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। क्या ये 2/3 के लिमिट में काउंट होगा? लॉ मेकर ने बोला ना, इसको भी 2/3 के लिमिट में, हाँ इसको भी 2/3 के लिमिट में काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अपने डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट पे थोड़ी आया है, इसको तो बाहर वाले ने अपॉइंट किया है। याद रहेगा? तो दो डायरेक्टर के नाम याद हो गए, कौन कौन से? एडिशनल डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर 2/3 के लिमिट में नहीं आएगा। एडिशनल डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर 2/3 के लिमिट में नहीं आएगा। याद हो गया सबको? बताओ कौन कौन से डायरेक्टर नहीं आएंगे 2/3 के लिमिट में? एडिशनल और नॉमिनी, एडिशनल और नॉमिनी, ये दो डायरेक्टर बेटा 2/3 के लिमिट में नहीं आएंगे। कोई दिक्कत? What if the amount gets paid, the loan gets settled, तो फिर नहीं, जरूरी नहीं है कि हमें उसको डायरेक्टर की तरह ट्रीट करना है। जरूरी नहीं है कि हमें उसके डायरेक्टर की तरह ट्रीट करना है। so he doesn't have functions. नहीं, काम कर सकता है, फंक्शन रहेगा उसका, लेकिन जितना पावर कंपनी के मेन डायरेक्टर को होता है उतना पावर इसके पास नहीं होगा। आजा बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ अ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर of a financial institution established under the Special Act of Parliament non-obstain provision over the provision of Companies Act 2013 and the article of association of the company has only take a step to note such appointment at the board meeting and file the particulars of DIR 12। ध्यान से याद रखना, मैंने क्या बोला भैया? नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाले लोग बाहर वाले हैं, बस हम उसको बोर्ड को ये बोल रहे हैं कि तुम उसके ऊपर कंट्रोल रखो, तुम उसके ऊपर क्या रखो? कंट्रोल। यानी उसकी बातें किसको बतानी है आपको? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? DIR 12 में। कौन से फॉर्म में? DIR 12 में। फॉर इंस्टेंस, नॉमिनी ऑफ IDBI बैंक, UTI या फिर LIC कैन बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अ असिस्टेड कंपनी इवन विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। ध्यान से भाई, आर्टिकल के प्रोविजन को इग्नोर करके भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया था कि आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया। देखो लिखा होना, और मैं ये बोल रहा हूं आर्टिकल के प्रोविजन जो डायरेक्टर के ऊपर लगने वाले वो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही इसको क्या किया जाएगा बेटा? अपॉइंट किया जाएगा। मतलब उसके प्रोविजंस फॉलो हाँ, मतलब क्या हम कंपनी लॉ के सारे प्रोविजन इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये आउटसाइडर डायरेक्टर है, लेकिन हाँ इसको अपॉइंटमेंट कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को कंफर्म करेगा और नोटिस किसको भेजेगा? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? DIR 12। याद रहेगा? तो देखो 161 जो है वो 4 डायरेक्टर को डील करता है। सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर, सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर और सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी वाला। इसमें से एडिशनल डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर 2/3 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो इसी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड खत्म। ठीक है, तो देखो हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं बेटा एक बहुत ही जोरदार प्रोविजन पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बेटा, ध्यान से एक एक लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है 5 नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेटा 5 मार्क्स में। सारे बच्चे इधर कॉन्सेंट्रेशन दो। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 4 किसको डील करता है बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है इसी सेक्शन में लिखा गया है। इसके ऊपर रेगुलेशन क्या होगा, गाइडलाइन क्या होगा, वो सब यहीं पे लिखा गया है। आप पूछोगे अमित सर पहले ये बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है? पहली बात, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब? एग्जीक्यूटिव का मतलब फुल टाइम डायरेक्टर। फुल टाइम डायरेक्टर कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा कौन होगा बेटा? नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब बाहर वाला होना चाहिए। कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा बेटा? बाहर वाला। हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा? बाहर वाला। कोई डाउट? चलिए अब ध्यान से। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की यहां पे बहुत बड़ी डेफिनेशन दे रखी है, वो डेफिनेशन आपको रटना पड़ेगा। अगर आपने उस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सीधा सीधा 5 मार्क्स में पूछ लेता है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये सारी बातें लिख के नहीं, कोई भी चीज छोड़ोगे नहीं। आ जाओ।
इंडिपेंडेंट, हाँ नहीं और भी है बेटा, पीछे भी है, एफ तक पूरा पॉइंट्स है। देखो कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाएगा, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर, क्या लिखा हुआ है, अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। ये तीन बात याद रखो। एमडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, मैनेजर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता और नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। होल टाइम डायरेक्टर क्या नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? दोबारा बोल रहा हूं, कौन कौन बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? तो बोला मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर किसी को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसके अंदर यह खासियत होनी चाहिए। क्या क्या खासियत है? पहला, who in the opinion of the board is a person of integrity and possesses relevant expertise, यानी बोर्ड की नजर में उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम करने का तजुर्बा होना चाहिए, वो ऑलरेडी किसी कंपनी का डायरेक्टर था या है, ठीक है, ऐसा तजुर्बा उसका होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, who is or was not a promoter of the company, मतलब जिस कंपनी में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको अपॉइंट कर रहे हो वो उस कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, उसके होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, उसके सब्सिडरी कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, उसके एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टाटा कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है तो मैं टाटा कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, टाटा के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, टाटा के सब्सिडरी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और टाटा के एसोसिएट का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। करेक्ट है? नेक्स्ट आ दो पॉइंट नंबर सी, और ध्यान से पॉइंट नंबर बी का दूसरा पॉइंट भी है, हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी। मतलब क्या, मैं अगर मान लो टाटा कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं लेकिन डायरेक्टर का रिलेटिव हूं, या तो टाटा कंपनी में, या तो टाटा की होल्डिंग में, या तो टाटा की सब्सिडरी में, या तो टाटा के एसोसिएट में, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, हु हैज और हैड नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। मतलब मेरा कंपनी के साथ किसी भी टाइप का मनी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पेक्यूनियरी का मतलब होता है मनी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, या तो उस कंपनी में, या तो होल्डिंग कंपनी में, या तो सब्सिडरी कंपनी में। क्या बोला मैंने? या तो उस कंपनी में, या तो होल्डिंग कंपनी में, या तो सब्सिडरी कंपनी में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, none of whose relative has had pecuniary relationship or transaction। देखो मेरा खुद का पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मेरे रिलेटिव का अगर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो बोला 2% ऑफ द टर्नओवर, 2% ऑफ इट्स टर्नओवर, या फिर 50 लाख रुपीस, या फिर 50 लाख रुपीस, विच एवर इज हाइयर, यानी टर्नओवर का 2% या टोटल इनकम का 2% या फिर 50 लाख, यहां तक का मेरे रिलेटिव का अगर कोई इंटरेस्ट है तो आई कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट। हाइयर है ना बेटा, सॉरी लोअर लिखा, सॉरी, विच एवर इज लोअर। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, मैंने क्या बोला कि मेरा अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा, मेरे रिलेटिव का अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? कंपनी के टर्नओवर का या टोटल इनकम का 2% और 50 लाख, विच एवर इज लेस, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। सर इधर और सच हायर अमाउंट 50 लाख रुपीस और सच हायर, वो तो लिमिट लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ऐसे पढ़ो इसको, जैसे मान लो 1920, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है बेटा? 21-22 में मुझे अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, ठीक है, ऐसे पढ़ो इसको। तो 2021 और 1920 ये 2 प्रीवियस ईयर में जाना आपको, पिछले 2 साल में। पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर में मेरे रिलेटिव का यहां पे क्या नहीं होना चाहिए? फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कितना? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, ये जो पिछले 2 साल का टर्नओवर है ना, उसका क्या निकालना है बेटा? 2 इमीडिएटली, मतलब पिछले 2 साल में मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कितने का? तो बोला टोटल इनकम का या टर्नओवर का 2%, या फिर ₹50 लाख, या फिर जो भी हायर अमाउंट गवर्नमेंट ने बोल रखा है, विच एवर इज लेस, पिछले 2 सालों में
इंडिविजुअल देखना है बेटा, हर एक साल देखना है, 2020 में भी देखना है और 1920 में भी देखना है। समझ में आ गया? अगर हो गया तो मैं क्या नहीं बन पाऊंगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा। समझ में आया? अच्छा, हु नाइदर हिमसेल्फ और नॉर ऑफ हिज रिलेटिव, ना तो वो खुद और ना ही उसका रिलेटिव पिछले 3 साल में कंपनी के केएमपी पे था। ना तो वो खुद और ना ही उसका रिलेटिव पिछले 3 सालों से कंपनी के केएमपी पे था। क्या बोला मैंने? ना तो वो खुद और ना ही उसका रिलेटिव पिछले 3 सालों से कहां था बेटा, केएमपी के पोस्ट पे था। तो वो क्या नहीं कहलाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, इज और हैज बीन एम्प्लॉई और प्रोप्राइटर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पिछले 3 सालों से आप उस कंपनी के, आप किसी पार्टनरशिप फर्म के या प्रोप्राइटरशिप के क्या नहीं होने चाहिए, ओनर नहीं होने चाहिए, जिसके साथ कंपनी का रिलेशन था। समझ में आया? हाँ, एम्प्लॉय या ऑडिट फर्म या कोई भी कंसल्टेंसी फर्म। नेक्स्ट, होल्ड टुगेदर विथ 2% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। अगर आप कंपनी के 2% या उससे वोटिंग राइट रखते हो तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय वट एवर नेम कॉल्ड। अगर आप बेटा क्या हो, कंपनी के सीईओ हो और आप कंपनी में कितने % तक की वोटिंग पावर रखते हो, 25%। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय वट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी एनपीओ। आप किसी एनपीओ के क्या हो बेटा, सीईओ हो और 25% ऑफ प्रॉफिट आपको रिसीव होता है। कहां से बेटा, कंपनी से या प्रमोटर से या डायरेक्टर से या होल्डिंग कंपनी से या एसोसिएट कंपनी से, दैट होल्ड 2% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ अ कंपनी। सुनना बेटा, ये पॉइंट में थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूं, एक एनजीओ है बेटा, उसका क्या है, सीईओ है। ठीक है, इस एनजीओ को किसी कंपनी से क्या मिलता है बेटा, डोनेशन। कितना, 25%। तो अगर मान लो ये जो पर्सन है सीईओ, क्या इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बोला नो, क्योंकि आपका क्या हो गया बेटा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा कल के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुछ बोला तो वो इंसान भी। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? चलिए अब बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ध्यान से, कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो सुनो, जनरल प्रोविजन ये है कि कंपनी के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट। कंपनी के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट। लेकिन कुछ क्लास ऑफ कंपनी में देखो कौन कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं, जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ या उससे ज्यादा, उस कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 2। देखो जनरल प्रोविजन क्या है बेटा, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 क्या होगा, इंडिपेंडेंट। लेकिन कुछ क्लास ऑफ कंपनी में, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग बोरोइंग 50 करोड़ और मोर, इस कंपनी में कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, 2। कम से कम कितने चाहिए बेटा, 2। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का यहां तक बातें समझ में आ गई? अब एक बात समझना, नॉर्मल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना है, 1/3, और इन क्लास ऑफ कंपनी में कितना है, 2। कहीं भी तुझे प्राइवेट कंपनी दिखा? नहीं ना, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट नहीं है। याद कीजिए, इसलिए मैंने आपको जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था तो उसमें क्या बताया था कि सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और 3 में से 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और फिर वहां पे क्या बताया था, प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का प्रोविजन नहीं है। तो अगर प्राइवेट कंपनी के सीएसआर कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी हुआ तो चलेगा। ये बात हमने वहां पे पढ़ी थी। पर वो लोग इंडिपेंडेंट को अपॉइंट तो कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को अपॉइंट करने का राइट ही नहीं है ना, नहीं कर सकते ना। नहीं सकते। आ रही है बातें समझ में? चलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है बेटा, बोला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज होनी चाहिए किस चीज की,
तो देखो, लॉ की, फाइनेंस की, मैनेजमेंट की, सेल्स की, मार्केटिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन का, रिसर्च का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, टेक्निकल ऑपरेशन का और अदर डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू द कंपनी, जो भी कल के दिन गवर्नमेंट बोलेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है आपका मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ध्यान से सुनो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज के दिन एक डाटा बैंक तैयार कर रखा है। उस डाटा बैंक पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। किसी भी कंपनी को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आप उस डाटा बैंक पे जाइए, वहां पे देखिए और वहां से आप किसको अपॉइंट कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है बेटा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या होता है? अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे काम करेगा उसका अपना एक गाइडलाइन है और ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने गाइडलाइन को वॉयलेट करके काम करेगा तो बेटा उसके लिए पेनल्टीज लगाई जाएगी। समझ में आ गया? दूसरी बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक मीटिंग करना होता है साल में बेटा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक बार तो कम से कम मिलना है साल में। क्यों? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज डायरेक्टर, यानी कंपनी के जो ऑलरेडी डायरेक्टर हैं वो लोग काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक मीटिंग तो बेटा होती है, जिसमें सिर्फ कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ध्यान से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर है बेटा 5 सालों के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितने सालों के लिए है? 5 सालों के लिए। 5 इयर्स के बाद उसको 5 इयर्स के बाद वो 5 साल के गैप के बाद दोबारा उस कंपनी में आ सकता है। मैं किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म खत्म हुआ 5 साल का, अब मैं उस कंपनी में दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं कितने साल के गैप के बाद बेटा? 1 मिनट, 3 साल बेटा, सॉरी 3 साल। 3 साल के बाद मैं दोबारा क्या बन सकता हूं? वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर। कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर। अच्छा देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लायबिलिटी आपको दिख रही है, क्या लिखा हुआ है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉट बीइंग अ प्रमोटर KMP shall be held liable only in respect of such act or omission or commission by a company which has occurred with his knowledge। ध्यान से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी लाइबल होगा जब उसकी नॉलेज में कुछ गलत हुआ है। अगर उसको पता ही नहीं है क्या गलत हुआ है तो ही इज नॉट लाइबल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाइबल कब होगा? जब उसकी नॉलेज में कुछ हुआ है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये प्रूफ कर दे कि मेरे नॉलेज में ये नहीं हुआ था तो ही इज नॉट लाइबल, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा बेटा? लाइबल। समझ में आ गया? पक्का? तो इसी के साथ बेटा हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन खत्म। रट के जाना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन 5 मार्क्स में सीधा सीधा आपको पूछ लेगा। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बेटा, एक है रेजिग्नेशन और एक है रिमूवल। ठीक है, चलो। क्या कोई डायरेक्टर रिजाइन करके जा सकता है? सेक्शन नंबर 168 किसको डील करता है बेटा? रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या कोई डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है? यस। अब ध्यान से, जब भी कोई डायरेक्टर बेटा रिजाइन करेगा तो वो नोटिस किसको भेजेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अच्छा मुझे बताओ, मैंने रेजिग्नेशन लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, क्या फिर भी मैं रिजाइन करके जा सकता हूं? लॉ मेकर ने बोला यस, लॉ मेकर ने बोला यस। ठीक है, अच्छा जब भी आप रिजाइन करोगे ना बेटा, तुम्हें रीजन जरूर बताना पड़ेगा। तो DIR 11 तुम्हें फाइल करना होता है। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? DIR 11। क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा? DIR 11। आई बात है समझ में? अच्छा, तुम्हारा रेजिग्नेशन किस दिन से वैलिड माना जाएगा? तुम्हारा रेजिग्नेशन किस दिन से वैलिड माना जाएगा? तो देखो पेज नंबर 173 का 2nd पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? द नोटिस शैल बिकम इफेक्टिव from the date on which the notice is received by the company or the date if any specified by the director in the notice whichever is later। for example, मैं आज रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूं, आज डेट क्या है बेटा? 20th मार्च, जो भी हो। आज 20 मार्च है, 20 मार्च को मैं रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूं, लेकिन मैंने रेजिग्नेशन लेटर में लिख दिया कि मैं ऑफिस वेकेट करूंगा 29th से। तो लॉ में क्या लिखा हुआ है?
जिस दिन आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया वो, और आपके नोटिस में जो टाइम लिखा हुआ है वो विच एवर इज लेटर। समझ में आ गया? लेकिन अगर मान लो मेरे नोटिस में कोई टाइम नहीं लिखा हुआ है तो जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया उसी दिन से मेरा रेजिग्नेशन माना जाएगा। थर्ड पैराग्राफ देखो क्या लिखा हुआ है। It may be noted that a director who resign shall be liable even if after the resignation। भाई तुम रिजाइन कर गए ना, उसके बाद भी अपने बुरे कर्मों के लिए तो लाइबल हो गए। जो भी तुमने कांड किया था पहले उसके लिए तुम क्या हो जाओगे? लाइबल। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो क्या हो जाएगा? वैकेंसी हो जाएगा। तो कौन फिल करेगा वैकेंसी को? प्रमोटर। कौन फिल करेगा बेटा वैकेंसी को? प्रमोटर। प्रमोटर। और इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्विजिट नंबर ऑफ डायरेक्टर। कब तक के लिए? जब तक कि ड्यूली डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट ना किया जाए। आ रही है बातें समझ में? तो देखो इसको याद कैसे रखना है। अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर रिजाइन करके जाना चाहता है तो बिंदास जा सकता है, लेकिन उसको DIR 11 सबमिट करना पड़ेगा। किसको? कंपनी को। उसका रेजिग्नेशन कब से काउंट किया जाएगा? जिस दिन उसने नोटिस सबमिट किया, रेजिग्नेशन लेटर दिया उस दिन, या फिर उसके रेजिग्नेशन लेटर में जो डेट लिखा होगा वहां से उसका डायरेक्टरशिप क्या माना जाएगा? वेकेट माना जाएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि सर जब उसका डायरेक्टरशिप वेकेट माना जाएगा तो उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो कैसे वैकेंसी क्रिएट? कौन फिल करेगा? प्रमोटर। और इन द एब्सेंस ऑफ प्रमोटर कौन फिल कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन द रिक्विजिट नंबर ऑफ डायरेक्टर, जो भी अपॉइंट करना होगा कौन अपॉइंट कर लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब तक के लिए? जब तक कि AGM में ड्यूली डायरेक्टर को अपॉइंट ना किया गया हो। ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, सोच के आंसर देना। सारे के सारे डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी, है ना? सारे के सारे डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, कंपनी वाइंडिंग अप में? नालायक। सारे के सारे डायरेक्टर रिजाइन कर गए तो कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी? नहीं बेटा, कंपनी कंटिन्यू रन करेगी। बताओ क्या होगा? डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करूं? शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलानी। पहला प्रोविजन क्या बताया था अभी? प्रमोटर अपॉइंट कर लेगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रमोटर कौन अपॉइंट कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। रिक्विजिट नंबर ऑफ डायरेक्टर यानी 3 कर देगा, पब्लिक होगा तो, प्राइवेट होगा तो 2 कर देगा, 1 पर्सन कंपनी होगा तो 1 कर देगा। कब तक के लिए? जब तक कि आने वाले AGM में तुम डायरेक्टर अपॉइंट ना कर लो। कोई दिक्कत? सर एक डाउट है, इधर फॉर्म DIR 12 का क्या नीड है? DIR 12 का नीड है ना बेटा, कंपनी बताएगी ना कि डायरेक्टर जा रहा है। डायरेक्टर ने DIR 11 फाइल किया कंपनी को, भैया मैं जा रहा हूँ, मेरा रीजन सुन ले, और कंपनी बताएगी ना ROC को कि सर ये डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया, DIR 12। वो समझ में आ रहा? यहाँ पे दोनों फॉर्म जाएगा, DIR 11 प्लस DIR 12। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सुनिए, क्या डायरेक्टर को उसके टर्म से पहले रिमूव किया जा सकता है? मान लो रितु को 5 साल के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, लेकिन रितु की हरकतों को देख के शेयर होल्डर जो है 2 साल में इसको निकालना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? लॉ मेकर ने बोला यस बेटा पॉसिबल है, लेकिन अगर रितु इस 4 काइंड की डायरेक्टर हुई ना तो पॉसिबल नहीं है। समझा? कौन से 4 लोग? देखो वहां पे लिखा हुआ है, अगर रितु का अपॉइंटमेंट हुआ था सेक्शन नंबर 163 को लेके, याद आ रहा कुछ? 2/3 लिस्ट। यस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे एक शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो अपना डायरेक्टर बोर्ड पे रख सकता है। तो मान लो रितु वैसी वाली डायरेक्टर थी जिसको शेयर होल्डर ने रिप्रेजेंट किया था 2/3। ठीक है। दूसरा, रितु कौन है बेटा? नॉमिनी डायरेक्टर है। रितु को किसने अपॉइंट किया? NCLT ने, और रितु को अपॉइंट किया था बाइफर ने। बाइफर क्या होता है? बाइफर का फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन। फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये डिपार्टमेंट, ये बोर्ड क्या करता है सर? मतलब इसका बैकलॉग। ये तो खत्म, आज के दिन खत्म हो गया ये। तो सर ये तो फिर बाइफर जो है पहले था बेटा, NCLT आने के बाद ये खत्म हो गया। बाइफर का काम था सिक कंपनी को अच्छा करना, लेकिन इन्होंने क्या किया? अच्छी वाली कंपनी को सिक कर दिया। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। बाइफर का काम था जो मर रही है कंपनी उसको रिवाइव करो, और ये क्या करते थे? अच्छी वाली कंपनी को मार देते थे। इसी तो सीका क्या? ये तो अथॉरिटी था बाइफर। अभी बाइफर गया, सीका ही गया तो बाइफर क्यों रहेगा? वो बातें समझ में आ रही है?
आपके सिलेबस में बेटा सीका वीका नहीं है, हमारे सिलेबस में सीका हमने सब पढ़ा था। ओ समझ में आ गया? बताओ कौन से ऐसे 4 डायरेक्टर है जिसको नहीं रिमूव कर सकते? 163 के अकॉर्डिंग जिसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, नॉमिनी डायरेक्टर, एनसीएलटी का डायरेक्टर और बाइफर। इन 4 डायरेक्टर को कौन नहीं कर सकता बेटा? हटाया नहीं जा सकता, रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी के सारे डायरेक्टर को हम रिमूव कर सकते हैं। कितने दिन पहले नोटिस देंगे भाई? 14 डेज पहले। देखो क्या लिखा है, अ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड of the intention to move any resolution for the removal of director not less than 14 days। कुछ बातें याद आ रही है? कुछ बातें याद आ रही है जनरल मीटिंग की? हाँ आगे सेक्शन बता दो। 115 स्पेशल नोटिस। याद करो भाई, अपन ने 2 सेक्शन एक साथ पढ़े थे, 111 और 115। क्या बोला था? 115 ओनली 4 कांडों के लिए। कौन कौन सा? रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं करना है और डायरेक्टर को हटाना है, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है और रिटायरिंग ऑडिटर के जगह पे किसी और को अपॉइंट करना है। क्यों दिल तोड़ रहे हो भाई? ओ भाई डायरेक्टर चैप्टर पिछली क्लास और उससे पहले जनरल मीटिंग में आपने पुरानी सिखाया। ओ भाई 14 डेज पहले अपन को क्या देना होता है? स्पेशल नोटिस। 14 डेज पहले क्या देना होता है? स्पेशल नोटिस। अब 14 डेज पहले जब कंपनी को नोटिस जाएगा, कंपनी क्या करेगा? बाकी के शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगा, मीटिंग बुलाएगा और फिर उसके रिमूवल की बात की जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, जिस डायरेक्टर को कंपनी रिमूव कर रहा है क्या उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा? ऑब्वियसली सी बात है भाई, बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। करेक्ट है? देखो क्या लिखा है, On receipt of the notice, the company shall forthwith send a copy of the same to the director concerned, and the director concerned, whether or not he is a member of the company, is entitled to be heard। बताया था opportunity of being heard। आगे एक बात मुझे बताओ, कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी? बाकी के मेंबर्स को कैसे इन्फॉर्म करेगी? अगर कंपनी ने जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा है तो नोटिस में डाल देगा, लेकिन अगर ऑलरेडी जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दिया है तो 7 डेज पहले क्या करवाता है? वो एडवर्टीजमेंट। अब मेंबर्स को इन्फॉर्म हो गया, वो बेटा शांत, मेंबर आएगा, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेगा और इसको ऑफिस से वेकेट किया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या एनसीएलटी किसी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है? यस, एनसीएलटी के पास बेटा पावर है कि वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। ठीक है, देखो क्या लिखा सेकंड नेक्स्ट पेज का बेटा, पैराग्राफ नंबर 2। However, a copy of representation need not to be sent to the members of representation read out to the meeting। ध्यान से बेटा, कभी कभी क्या होता है जब डायरेक्टर अपना रिप्रेजेंटेशन भेजता है ना कि देखो सर मैंने ये कांड नहीं किया, जो भी एलिगेशन शेयर होल्डर मेरे ऊपर लगा रखा है मैंने ये सब नहीं किया है, अगर वो जेन्युइन रहा तो उसको रीड आउट किया जाएगा मीटिंग में, अनजेन्युइन रहा तो रीड आउट नहीं किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 2, द कंपनी शैल इन जनरल मीटिंग डिस्कस द प्रपोजल एंड पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन। अब जनरल मीटिंग बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो, डायरेक्टर को रिमूव करो। अब जो वैकेंसी होगा उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा बेटा? स्पेशल नोटिस के थ्रू। इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड एट द मीटिंग इट मे फिल्ड बाय द बोर्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी। याद रखना, अगर वैकेंसी उस मीटिंग में फिल नहीं हुआ तो बोर्ड क्या कर देगा? कैजुअल वैकेंसी में उसको फिल करेगा। सेक्शन बताओ कौन सा था कैजुअल वैकेंसी का? 161 सबसेक्शन नंबर 4। याद आ रहा? आगे, द डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस। कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक उस डायरेक्टर का टर्म बचा हुआ था। जैसे मान लो श्रीभव कंपनी का डायरेक्टर था, 4 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 2 साल में इसको रिमूव कर दिया गया तो बचा हुआ टर्म कितना था? 2 साल, तो इसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। कोई दिक्कत? आगे, इट मे बी नोटेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नॉट बी डिप्राइव अ पर्सन रिमूव्ड अंडर द सेक्शन ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन। ध्यान से बेटा, उसको कोई लॉस ऑफ ऑफिस का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ ऑफिस का कॉम्पनसेशन उसको नहीं मिलेगा। वो बोल सकता है ना कि भैया तूने अपॉइंट किया था 4 साल में और मुझे रिमूव कर रहा है 2 साल में, तो भाई क्या मैं तेरे अच्छे काम के लिए रिमूव कर रहा हूँ? गलत काम के लिए ना।
तो लॉ मेकर ने क्या बोला, उसको कोई लॉस ऑफ ऑफिस का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो उसको गलत तरीके से रिमूव किया जा रहा है तो डैमेज ऑफ कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन याद रखना, डैमेज ऑफ कॉम्पनसेशन डायरेक्टर को नहीं मिलता, किसको मिलता है, एमडी को मिलता है, होल टाइम डायरेक्टर को मिलता है, यानी जिनका अपॉइंटमेंट 5 सालों के लिए होता है। आ रही है बातें समझ में? तो ये आपका सेक्शन नंबर 169, ठीक है, जो किसको डील करता है बेटा, रिमूवल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन 168 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, अभी तक हमने कितने सेक्शंस पढ़ लिए पूरा डायरेक्टर के, पिछली क्लास से लेके आज तक? वेरी गुड। सेक्शन नंबर 149 अपॉइंटमेंट था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 164 क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन, 165 नंबर, 166 ड्यूटी, 167 वैकेशन, 169 168 अभी पढ़ा रेजिग्नेशन, 169 रिमूवल, 170 पढ़ा नहीं, 170 अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। और पढ़ा था 163 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन 2/3, याद आ रहा, 162 एन ब्लॉक और सिंगल रेजोल्यूशन। और आज पढ़ा 161 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ा था हमने। पढ़ा था हमारी शक्ल से क्या लगता है आपको कि हमको याद है? चलिए यार ये फिर से नीचे आ गए।